नमस्कार मित्रों, मैं हूं श्री कुमार और आज हम लोग बात करेंगे अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में। अब हम जानेंगे परिचय। नंबर फर्स्ट, यांत्रिकी मैकेनिक्स यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत बलों का व्यवहार तथा वस्तु पर उनके प्रभाव के विषय में अध्ययन किया जाता है। यांत्रिकी को बल विज्ञान भी कहा जाता है। यांत्रिकी मैकेनिक्स वह विज्ञान है जिसमें हम बलों का जो व्यवहार और वस्तु पर उसके प्रभाव का अध्ययन करते हैं। यांत्रिकी की शाखाएं, यांत्रिकी मैकेनिक्स, इसको मुख्यतः दो भागों में बांटा गया है। नंबर फर्स्ट, स्थिति विज्ञान स्टैटिक्स। नंबर सेकेंड, गति विज्ञान डायनामिक्स, शुद्ध गति विज्ञान और बल गति विज्ञान। ये दो पार्ट हैं डायनामिक्स के। गति विज्ञान के गति विज्ञान को दो भागों में बांटा गया, शुद्ध गति विज्ञान और बल गति विज्ञान। अब हम स्थिति विज्ञान के बारे में जानते हैं। स्थिति विज्ञान, इसके अंतर्गत विरामावस्था में वस्तुओं पर बलों के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। जब कोई वस्तु विरामावस्था में हो और उसको किसी बल के प्रभाव में डाला जाए और उसका अध्ययन किया जाए तो उसको हम स्थिति विज्ञान के अंतर्गत उसके बारे में अध्ययन करते हैं। अब गति विज्ञान क्या है? डायनामिक्स गति विज्ञान, इसके अंतर्गत बलों के प्रभाव में गतिमान वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। देखो, गति विज्ञान में क्या होगा, कोई गतिमान वस्तु होगी, उसके ऊपर बल लग रहा होगा, तब हम उसका अध्ययन करेंगे। अब गति विज्ञान को दो भागों में बांटा था, शुद्ध गति विज्ञान और बल गति विज्ञान। शुद्ध गति विज्ञान काइनेमेटिक्स, इसके अंतर्गत वस्तुओं की केवल गति के विषय में ही अध्ययन किया जाता है। हालांकि यह गति बलों के प्रभाव से उत्पन्न होती है, बल या संहति पर विचार नहीं किया जाता है। देखो, शुद्ध गति विज्ञान में क्या है कि जो वस्तु होगी उसकी गति पर ही हम अध्ययन करेंगे, गति के विषय में ही जानकारी एकत्रित करते हैं। हालांकि यह गति बलों के प्रभाव से ही उत्पन्न होती है और संहति, जो वस्तु की संहति है, इस पर भी हम विचार नहीं करते हैं। अब बल गति विज्ञान, बल गति विज्ञान क्या है? इसके अंतर्गत गति के साथ साथ बल तथा संहति पर भी विचार किया जाता है। बल गति विज्ञान में क्या है, जो वस्तु होगी वो गति कर रही होगी, उसका बल और संहति क्या है, इन तीनों का हम अध्ययन कर लेते हैं। यांत्रिकी की अन्य शाखाएं, यांत्रिकी की अन्य शाखाएं क्या क्या है देखते हैं। नंबर फर्स्ट, द्रव स्थिति विज्ञान हाइड्रोस्टैटिक्स। नंबर दो, द्रव गति विज्ञान हाइड्रोडायनामिक्स। नंबर थर्ड, गैस गति विज्ञान गैस डायनामिक्स। नंबर फोर, वायु गति विज्ञान एरोडायनामिक्स। नंबर फाइव, ऊष्मा गतिकी थर्मोडायनामिक्स। और नंबर सिक्स क्या है, अनुप्रयुक्त यांत्रिकी अप्लाइड मैकेनिक्स। यहाँ पर हमारा जो मेन सब्जेक्ट है अनुप्रयुक्त यांत्रिकी अप्लाइड मैकेनिक्स है। इस सीरीज में हम अप्लाइड मैकेनिक्स का ही अध्ययन करेंगे। नंबर फोर, इसमें हम अनुप्रयुक्त यांत्रिकी के बारे में जानते हैं। इंजीनियरिंग से संबंधित यह यांत्रिकी
की एक महत्वपूर्ण शाखा है। इसमें इंजीनियरिंग के अंतर्गत विभिन्न वस्तुओं जैसे मशीन के पुर्जों, यंत्र विन्यास और मैकेनिक्स तथा ढांचों, स्ट्रक्चर्स और उनके अवयव, मेंबर्स आदि से संबंधित यांत्रिकी समस्याओं को हल किया जाता है। देखिए, जो अनुप्रयुक्त यांत्रिकी है इंजीनियरिंग के लिए ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और यंत्र विन्यास, ढांचों, मेंबर्स आदि अवयवों से संबंधित जो भी समस्याएं आती हैं वो यांत्रिकी के अंतर्गत ही उनको हल किया जाता है। और नोट्स, इसमें नोट जो लिखा है ये यांत्रिकी की सभी समस्याओं के लिए मूल सिद्धांत वही रहते हैं, परंतु समस्या के आधार पर उनका रूप बदलकर आवश्यकता अनुसार प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर क्या है कि जो हमारे पास कोई भी समस्या है उसी के अनुसार हम यांत्रिकी के जो मूल सिद्धांत हैं उनका रूप बदलकर उनका प्रयोग कर लेते हैं। तो यांत्रिकी के जो मूल सिद्धांत हैं वो कभी चेंज नहीं होते, नहीं बदलते, लेकिन समस्या के अनुसार उनका रूप बदलकर प्रयोग कर लिया जाता है। अब हम यूटिलिटी ऑफ मैकेनिक्स पढ़ेंगे, यांत्रिकी की उपयोगिता। यांत्रिकी, मैकेनिक्स इंजीनियरिंग का एक अभिन्न अंग है। इसके ज्ञान का उपयोग वस्तुओं के निर्माण, क्रिया तथा परीक्षणों में होता है। देखो, यांत्रिकी जो है ना इंजीनियरिंग का अभिन्न अंग है, ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है। ये तो भूलनी ही नहीं है कि यांत्रिकी इंजीनियरिंग कार्यों में आवश्यक है, और इसका जो ज्ञान का उपयोग किया जाता है वस्तुओं के निर्माण तथा क्रिया परीक्षण में होता है। मतलब उसका निर्माण कैसे होगा, वो क्रिया कैसे करेगा और इसका परीक्षण कैसे करेंगे या उसके परीक्षण को कैसे किया जाएगा, ये सब यांत्रिकी के अंतर्गत ही आता है। अब नंबर 2 क्या है? मशीन या यंत्र विन्यास के किसी पुर्जे के निर्माण के लिए सर्वप्रथम उस पर लगने वाले बलों तथा बलों के प्रभाव पर विचार करके अंग का साइज और पदार्थ जिसका उपयोग करना है सुनिश्चित किया जाता है। देखो, यहाँ पर क्या है कि कोई मशीन है या उसका यंत्र विन्यास कैसे करना है, इसके लिए सर्वप्रथम उस पर जो भी कोई बल लगता है, कोई बल लगेगा उस पर, तो उस वस्तु पर कितना बल लगेगा, बलों का प्रभाव क्या होगा और उसका साइज क्या होना चाहिए, और उसमें कौन सा पदार्थ यूज करना चाहिए जो बलों के प्रभाव को अपने ऊपर सहन कर सके। तो ये सब यांत्रिकी के द्वारा ही निश्चित किया जाता है। अब नंबर 3 में क्या है? यांत्रिकी के मूल सिद्धांतों को विभिन्न रूपों में प्रयोग करके वायुयान, इंजन, पुल, भवन, डैम, अंतरिक्षयान तथा सामान्य वस्तुएं, घड़ी, पंखा, साइकिल आदि का निर्माण किया जाता है। देखो, यांत्रिकी के जो मूल सिद्धांत हैं उनको विभिन्न रूपों में प्रयोग करते हैं, और उससे हम लोग वायुयान से लेकर साइकिल तक का निर्माण कर लेते हैं, और वस्तुएं, घड़ी, पंखा, ये सब यांत्रिकी के अंतर्गत ही आते हैं। अब नंबर 4 हमारे पास दैनिक जीवन में अनेक ऐसी क्रियाएं हैं जिनको समझने के लिए यांत्रिकी का ज्ञान आवश्यक है। यांत्रिकी का ज्ञान जैसे चलना, फिसलना, लुढ़कना, खाना, पहाड़ी पर चढ़ते समय आगे झुकना, तैरना, पतंग उड़ाना, ये सब इनका अगर हमें अध्ययन करना है तो क्या करेंगे? यांत्रिकी के इस सिद्धांतों का प्रयोग किया जाएगा। और आगे हम पढ़ेंगे आवश्यक परिभाषाएं। देखो, हम अप्लाइड मैकेनिक्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इसके
उसके लिए जो मुख्य परिभाषाएं हैं, कुछ मेन डेफिनेशंस हैं, उनको पढ़ना आवश्यक है। इन सब छोटी छोटी बातों के बारे में जानना बहुत ही आवश्यक है। तो नंबर फर्स्ट, पदार्थ, मैटर। अब मैटर पे भी हम बात करते हैं। पदार्थ वह है जो हमारे ज्ञान इंद्रियों पर कुछ प्रभाव डाल सके और कुछ स्थान घेरे। इस प्रकार पदार्थ की उपस्थिति का ज्ञान देखने, छूने, सूंघने तथा सुनने आदि से होता है। पदार्थ के 3 प्रमुख रूप हैं, जिन्हें पदार्थ की अवस्थाएं भी कहते हैं। नंबर फर्स्ट, ठोस, द्रव, गैस। अब यहाँ पे पदार्थ के बारे में बताया गया। पदार्थ क्या है? हमारे ज्ञान इंद्रियों पर कुछ ना कुछ प्रभाव डालेगा। हमको महसूस होगा किसी न किसी, हमें उसकी आवाज़ सुनाई देगी, सुनने से, छूने से हम उसको छू सकते हैं, देख सकते हैं। ज्ञान किसी भी तरीके से उसका होना चाहिए। अगर हमें किसी का ज्ञान नहीं हो रहा है तो हम उसे पदार्थ नहीं कहेंगे। जैसे यहाँ पर हम हवा की बात करें, गैस, वो हमें सूंघने पर महसूस होगी। हवा जब बहेगी या चलती है तो उसकी आवाज़ हमें सुनाई देती है, सन। तो ये सब जो भी है ठोस है, ये गिर जाएगा तो देखने में दिखाई भी देगा, तो गिरेगा तो आवाज़ करेगा। इन सब चीज़ों से हमें पदार्थ की उपस्थिति का एहसास हो जाता है। तो अब हम देखते हैं पिंड या वस्तु क्या है। नॉर्मल पिंड, हम लोग जानते हैं पिंड कोई वस्तु होगी, लेकिन पिंड का कुछ एक डेफिनेशन है, उसको देखते हैं क्या है। यह किसी पदार्थ का एक भाग है जो निश्चित स्थान घेरता है तथा जिसकी संहति और आयतन भी निश्चित होते हैं। पिंड की परिभाषा जब हमने पढ़ी तो लिखा है इसमें निश्चित स्थान घेरता है, इसकी संहति मतलब द्रव्यमान होता है और आयतन भी निश्चित होता है। वस्तु पदार्थ का वह भाग है जो सभी दिशाओं में सीमित है। वस्तु पदार्थ का वह भाग है जो सभी दिशाओं में सीमित है, मतलब इसका आयतन भी निश्चित, द्रव्यमान भी निश्चित और स्थान भी निश्चित। तो इसीलिए इसकी एक छोटी सी परिभाषा लिख दी गई, वस्तु पदार्थ का वह भाग जो सभी दिशाओं में सीमित हो। तो ये हो गई बॉडी। अगली डेफिनेशंस क्या है? दृढ़ पिंड या वस्तु, रिजिड बॉडी। अब हम लोग दृढ़ पिंड के बारे में बढ़ते हैं। बल लगाने पर जिस पिंड के आकार में बहुत कम या नगण्य परिवर्तन होता है उसे दृढ़ पिंड माना जाता है। जैसे धरन, स्तंभ, आधार, गियर तथा पहिया आदि दृढ़ पिंड होते हैं। तो यहाँ से दृढ़ पिंड उनको लिया गया है जो बहुत ही कम या नगण्य परिवर्तन होता है कोई बल लगने पर भी। जैसे बीम है, ये बहुत सारा लोड अपने ऊपर सहन कर लेती है, इसमें कोई भी बहुत ही कम परिवर्तन होता है, नगण्य परिवर्तन। स्तंभ, कालम, ये भी भवनों में और पुल निर्माण में बनाए जाते हैं, तो ये भी एक दृढ़ पिंड, रिजिड बॉडी की तरह काम करता है। और आधार, पहिया आदि, है ना, ये सब इसी टाइप की चीज़ें हैं। अब नंबर 4 में देखते हैं कण क्या है। कण की डेफिनेशन क्या है? अगर इसको इंजीनियरिंग लैंग्वेज में प्रोफेशनल तरीके से डिफाइन करेंगे तो कैसे करेंगे, देखते हैं। यह पदार्थ का ऐसा भाग या अंश है जिसका आकार बहुत छोटा होता है। कण जो है ना, उसका आकार तो बहुत छोटा होता है, ये सबको पता है। इसकी कोई माप नहीं होती, है ना, इसकी कोई माप नहीं होती, परंतु इसमें संहति तथा भार होते हैं। इसका द्रव्यमान और भार होता है। कण को एक बिंदु द्वारा प्रदर्शित किया जाता है।
किसी समय इसकी स्थिति नियामकों द्वारा निर्धारित की जा सकती है। कोऑर्डिनेट्स द्वारा इसकी स्थिति को निर्धारित किया जा सकता है। अब आगे देखते हैं नंबर 5 क्या है। गति तथा विरामावस्था। दो शब्द आए हैं, गति और विरामावस्था। आइए अब हम इनको समझते हैं। किसी भी वस्तु की दो अवस्थाएं होती हैं। नंबर फर्स्ट, वस्तु स्थिर एट रेस्ट। नंबर सेकंड, गतिमान इन मोशन। देखो, जो वस्तु है उसकी दो अवस्थाएं होती हैं। एक तो या तो रेस्ट में होगी या गति अवस्था में होगी। अब यहाँ पे समझते हैं। जब कोई वस्तु किसी मानी हुई वस्तु के सापेक्ष अपनी स्थिति समय के साथ बदलती है तो स्थिति बदलने वाली वस्तु की अवस्था गतिमान कहलाती है। इसके विपरीत यदि स्थिति में कोई बदलाव नहीं आता है तो स्थिति विरामावस्था की होगी। तो यहाँ पर समझिए आप, जब दो वस्तुएं समान गति से एक ही दिशा में चल रही हों तो एक दूसरे के सापेक्ष वे स्थिर अवस्था में कहलाएंगे। जब हम किन्हीं भी दो वस्तुओं के बीच में जानने की कोशिश करेंगे कि इसमें कोई गतिमान है या स्थिर है, अगर उनके बीच में समय के साथ परिवर्तन हो रहा है तब तो गतिमान है, और अगर परिवर्तन समय के साथ नहीं हो रहा है एक दूसरे के सापेक्ष तो वह स्थिर अवस्था में ही कहलाएंगी। क्यों ना वो दोनों ही जा रहे हो 500 किलोमीटर पर सेकंड की गति से, लेकिन अगर उन दोनों के सापेक्ष कोई डिफरेंस उस समय के साथ नहीं आ रहा है तो वो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर ही कही जाएंगी। तो अब इससे आप समझ जाइए कि स्थिति, गति की अवस्था और स्थिर अवस्था क्या है। अब अगली डेफिनेशन, गति पथ। पथ ऑफ मोशन किसको कहते हैं? यदि किसी गतिमान कण की उत्तरोत्तर सक्सेसिव स्थितियों को मिलाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त रेखा कण का गतिपथ या केवल पथ कहलाते हैं। नॉर्मल हम लोग पथ बोलते हैं, वैसे वो गति पथ होता है जिस पर भी कोई भी कण गति करता है। अब गति के प्रकार देख लो। अभी तक तो हमने पथ, गति पढ़ा, गति पथ पढ़ा, अब हम गति के प्रकार देखेंगे। सरल रेखीय गति, रेक्टिलाइनियर मोशन, ये क्या है? इसमें कण का गति पथ जो है एक सरल रेखा होती है। जब कोई पथ जो है ना, कोई कण हो या वस्तु हो, जब किसी पथ पर चल रही है और वह पथ एक रेखा हो तो वह एक गतिपथ सरल रेखा कहलाती है। तो इसे कहते हैं सरल रेखीय गति। अब वक्रिक गति क्या होती है? कर्विलाइनियर मोशन। यहाँ पर जो कर्व होता है, वक्र, वक्र किस तरीके का होता है आप लोगों को आता है कि नहीं? जिसे कर्व कहते हैं, इंटरमीडिएट में हम लोगों ने पढ़ा हुआ। और इसमें क्या है? इसमें कण का गतिपथ एक वक्र होगा बस। नंबर 7, घूर्णन गति, रोटेशनल मोशन। इसमें कण का गतिपथ कोई वृत्त या सर्किल होता है। अब इसमें सर्कुलर मोशन होगा तो उसमें घूर्णन गति सर्किल पर ही होती है। तो अब हम लोग देखते हैं विरामावस्था तथा दूरी, डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। कण द्वारा चली गई दूरी उसके गतिपथ की लंबाई होती है ना? तो जो कण द्वारा चली गई दूरी होती है उसकी गतिपथ की लंबाई होती है। और कण का विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट, उसके दो निर्देश बिंदुओं के बीच सरल रेखा में मापी गई
लंबाई होती है। इस प्रकार कण का न्यूनतम पथ उसके विस्थापन के बराबर हो सकता है। दूरी एक अदैशिक जबकि विस्थापन एक वैशिक राशि है। दूरी को अदिश राशि कहते हैं और विस्थापन को सदिश राशि कहा जाता है। अब हम चित्र के माध्यम से इनको समझते हैं, विस्थापन और दूरी को। यहाँ पे देखो, कोई कण था, पॉइंट ए से चलता हुआ बी पर पहुंचा और बी से सी पर पहुंचा, और ये जो ए से बी और बी से सी चला, ये हो गई दूरी। अब इन दोनों के बीच में, ए और सी के बीच में जो दूरी कहलाएगी, ये होता है विस्थापन। तो आ गया होगा आपको समझ में। इसमें देख लो, कोई वस्तु थी, ओ से चलती हुई ए पर पहुंची, ए से बी पर और बी से सी पर और सी से डी पर। तो ये जो दूरी चली गई, ओ ए बी बी सी और सी डी, तो ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ बी नहीं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, ये हो गई दूरी। और ओ और डी के बीच की जो दूरी है वो हो गई हमारी विस्थापन। तो अब आपको विस्थापन और दूरी समझ में आ गया होगा और आप किसी को समझा भी सकते हैं। अब हम लोग देखते हैं सांहति, मात्रा या द्रव्यमान तथा भार, वेट। किसी वस्तु में जितना पदार्थ होता है वह उसकी सांहति या द्रव्यमान कहलाता है। बिना सांहति के किसी वस्तु का अस्तित्व संभव नहीं है। किसी वस्तु की सांहति का मान सभी स्थानों पर समान रहता है। सांहति की एसआई इकाई किलोग्राम है तथा इसे किलोग्राम, केजी या किलोग्राम लिखा जाता है। देखो, बिना कोई भी वस्तु है उसमें कुछ द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान को सांहति बोलते हैं। तो अगर ये नहीं है तो उसका अस्तित्व भी नहीं होगा। तो इसको केजी, एसआई इकाई किलोग्राम है, इसमें हम इसको लिखेंगे। और किसी वस्तु का भार वह बल है जिससे पृथ्वी का वस्तु की सांहति को अपनी ओर आकर्षित करती है। देखो, जो पृथ्वी हम लोग गुरुत्वाकर्षण बल से जो वस्तु हमें अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी को हम क्या कहते हैं, इसका भार कितना होगा, है ना। तो इसको देखो समझते हैं। यदि किसी वस्तु की सांहति m किलोग्राम है, ठीक, तथा उस पर उस स्थान पर, पृथ्वी पर अलग अलग स्थान पर थोड़ा डिफरेंस आता है गुरुत्वीय त्वरण पर, लेकिन सभी एक माना गया है नॉर्मल कि इतना रहता है 9.81 स्थान पर पृथ्वी का गुरुत्व त्वरण g है। तो उस वस्तु का भार m × g है ना, ये होगा भार। अब हम m कुछ भी रख सकते हैं, 1 2 3, जो भी किसी वस्तु का पदार्थ के अंदर उसकी मात्रा है, किसी वस्तु के अंदर पदार्थ है जो, और उसका मल्टीप्लाई करेंगे 9.81 के साथ, तो हमें उसका भार पता चल जाता है। और अगला हमारे पास क्या है, चाल, स्पीड तथा वेग। अब हम जानेंगे कि स्पीड क्या है और वेलोसिटी क्या है। देखो, किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन दर को चाल कहते हैं, है ना। किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन की दर को तो चाल कहेंगे। यदि t सेकेंड में कोई वस्तु d मीटर दूरी चलती है तो उसकी चाल d/t मीटर प्रति सेकेंड होगी। चाल एक अदैशिक राशि है, ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। और किसी दिशा विशेष में वस्तु की स्थिति परिवर्तन की दर को वेग कहते हैं, जिसमें चाल के परिवर्तन, जो चाल है उसके साथ दिशा वृद्धि रहेगी तो वो वेग कहलाता है। अब हम पढ़ेंगे त्वरण या वेग वृद्धि, एक्सीलरेशन। देखो, वेग में वृद्धि की दर को त्वरण कहते हैं। इस प्रकार यदि t सेकेंड वेग में वृद्धि डेल्टा v मीटर प्रति सेकेंड है तो त्वरण बराबर वेग में वृद्धि बटे समय। और यहाँ पर त्वरण को f से डिनोट किया गया है, वेग में वृद्धि डेल्टा v और समय t। और जो त्वरण का मात्रक है
वो मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो अब हम आज इस क्लास में इतना ही रखेंगे। ये क्लास 5 थी और अगली क्लास जल्द ही अपलोड कर दी जाएगी। ये अप्लाइड मैकेनिक्स डिप्लोमा फर्स्ट ईयर जो पॉलिटेक्निक करते हैं उनके लिए हिंदी में अपलोड की गई है। ये हैंड रिटन नोट्स बनाए गए हैं जिससे कि बच्चे घर पर बैठकर आराम से इसको समझ सकें। अगर आपको कुछ पूछना है तो आप इस पर कमेंट कर सकते हैं, आपकी समस्या को बताया जाएगा। थैंक यू।